नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा KKC में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन यानी कि एजुटीरिया से संबंधित जो 5000 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ये जो कि आपको एसएससी का हो, एसएससी का किसी भी एग्जाम में, जैसे अभी एसएससी का एमटीएस एग्जाम चल रहा है तो इसके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो हो सकता है। जहाँ भी आपको जीके जीएस का प्रश्न मिलेगा, जैसे रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या बिहार पुलिस का जैसे आने वाला वैकेंसी है, दरोगा का आने वाला है, तो जहाँ भी आपको जीके जीएस का प्रश्न मिलेगा उसके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है अल्पसंख्यकों के लिए क्या होंगे, आत्मघाती होंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से याद कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिसमें बोला जा रहा है कि 27 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा की बहस हुआ था उसमें गोविंद बल्लभ पंत, जो आप ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, गोविंद बल्लभ पंत ने ये कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन जो क्षेत्र होता है वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या होंगे, आत्मघाती होंगे। एक और प्रश्न याद कीजिएगा दोस्तों, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे वो गोविंद बल्लभ पंत ही थे। आपको ये कांग्रेस के थे। दो नंबर प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। दोस्तों बुद्ध चरित्र के लेखक आपको है अश्वघोष, ये आपको बुद्ध चरित्र के लेखक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हरिसेन। तो हरिसेन जो है आपको समुद्रगुप्त के ये राज दरबार कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है आपको हरिसेन ने। बात करते अश्वघोष, इन्होंने ही आपको क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है आपको बुद्ध चरित्र। एक और याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र को ही बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म है, बौद्धों का रामायण किसको कहते हैं, तो बुद्ध चरित्र को कहते हैं। और रामायण को आपको लिखा किसने है, तो वाल्मीकि ने, इसीलिए बौद्धों का वाल्मीकि जो है आपको अश्वघोष कहलाते हैं। याद रखिएगा, बौद्धों का वाल्मीकि किसको कहते हैं, अश्वघोष को। और कालिदास से आपको ये याद रखना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के राज दरबार कवि थे और इन्होंने बहुत सारी किताब जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम ये सब लिखा है इन्होंने। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, किस गुप्त राजा के शासनकाल में। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये भी गुप्त शासक थे, समुद्रगुप्त भी गुप्त शासक थे, कुमारगुप्त प्रथम भी और चंद्रगुप्त द्वितीय भी, ये सभी गुप्त शासक है। तो इन्हीं में से चारों में किसी एक गुप्त राजा है जिसके शासनकाल में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ, यानी कि गुप्त काल का जो अभिलेख प्राप्त हुआ सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। एक और प्रश्न इससे बनता है ये कि नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो यही आपको कुमारगुप्त प्रथम। बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से है। दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 161। ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 161 के द्वारा ही राज्यपाल जो है किसी भी आपको अपराधी को क्षमा कर सकते हैं, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल। बात करते हैं महानदी और गोदावरी के बीच डेल्टा जो होता है वो किस मिट्टी से समृद्ध होता है। दोस्तों आपको बता दें, महानदी और गोदावरी में जो आपको आसपास का डेल्टा है वो आपको जलोढ़ मिट्टी से बहुत ही समृद्ध होता है, जलोढ़ मिट्टी से। और एक और बात बता दें दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी जो है टोटल भारत में इसका परसेंटेज है 22% क्षेत्रफल ये जलोढ़ मिट्टी का है। और काली मिट्टी को ही हम लोग रेगूर मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा, रेगूर मिट्टी किसको कहते हैं, रेगूर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। और एक और चीज़, इसी में आपको कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, कपास के लिए जो है काली मिट्टी ज़्यादा चाहिए। एक और आपको बता दें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। तो खादर और बांगर क्या है दोस्तों, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला पहला भूगोलवेत्ता कौन थे। आपको बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, आप देखे होंगे भारत का अगर आप डायग्राम बनाए होंगे तो इस तरह आपको देखे होंगे, ये वाला पार्ट जो है ये आपको तमिलनाडु एरिया वाला जो होता है, यहाँ से आपको नीचे एक आपको भूमध्य रेखा होता है, तो उसके बीच की दूरी है टोटल आपको 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सबसे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई, किसकी लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्माण यानी कितना मीटर लंबा है उसका निर्धारण करने वाला पहला भूगोलवेत्ता जो है इरेटोस्थनीज है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, इरेटोस्थनीज है। बात करते हैं फर्डिनेंड मैगलन क्या थे। दोस्तों ये आपको क्या थे, विश्व का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति, विश्व का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, फर्डिनेंड मैगलन। बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं,
गुरु शिखर, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचा शिखर है? तो आप अरावली, विंध्य, शिवालिक और दक्कन पठार। इसमें आपको अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं आप, अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपको सबसे ऊंचा चोटी जो है इसका गुरु शिखर है, याद रखिएगा। और अरावली सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों, ये क्या है? प्राचीन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अरावली किस प्रकार की पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है। बात करते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला से, एक याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाता है। ये क्या करता है? ये उत्तर भारत को आपको दक्षिण भारत से मिलाता है, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला कहलाता है। बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, उसके बाद ही महात्मा गांधी के मुकदमा में चलाया गया था। उस न्यायाधीश का नाम जो था आपको CN ब्रूमफील्ड था। क्या नाम था इसका? CN ब्रूमफील्ड। ये याद रखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कितना आदमी को ये भी याद होंगे कि GC हिल्टन क्या है? तो दोस्तों ये आपको भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले जो न्यायाधीश थे वो JC हिल्टन थे, याद रखेगा। भगत सिंह को फांसी की जो 23 मार्च 1931 को दिया गया था, वो फांसी सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम है GC हिल्टन। दूसरा बात करते हैं एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे से याद रखेगा, ये जो 1774 में आपको बना था, जो कलकत्ता में न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसी के पहले आपको मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के F ब्लॉक में कुल कितने संख्या है तत्वों की? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आवर्त सारणी में देखे होंगे तो नीचे जो रहता है आवर्त सारणी का, वो नीचे आपको 2 गो यहाँ सेगमेंट दिखाई देता है, तो इसको F ब्लॉक कहते हैं, F ब्लॉक। और इसमें आपको टोटल 14 रहते हैं, इसमें भी 14 तत्व, नीचे वाला में भी 14, जिसको लैक्टेनाइड और एंथेनाइड्स कहते हैं। तो टोटल आपको संख्या हो जाएगी कितनी? 28। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसको एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड्स के नाम से जाना जाता है F ब्लॉक में। इस सब को आपको संक्रमण तत्व कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। F ब्लॉक के जो भी तत्व होता है उसको संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, दुर्लभ मृदा यानी मिट्टी वाला तत्व इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है किसका? दोस्तों गोल्डन जो धान होता है वो आपको विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, गोल्डन राइस, जो कि आपको विटामिन ए का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें कैरोटीन की प्रधानता जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, मुलस्का के मुख में, आप देखेंगे मुलस्का जो है उसके मुख में फीते के समान एक रेस्पिंग अंग होता है, जिसको क्या कहता है? इसको हम लोग दोस्तों जानते हैं क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रेडियोला। क्या कहते हैं इसको? रेडियोला। रेडियोला क्या है? तो ये आपको मुलस्का के मुख में यानी मुंह में फीते के समान के रूप में एक रेस्पिंग होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियोला। ये आपको क्या करता है? भोजन ग्रहण करने में मदद करता है मुलस्का को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? दोस्तों वैसा पौधा जिसमें आपको पुष्प का निर्माण नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों? क्रिप्टोगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रिप्टोगेमस में आपको पुष्प नहीं निर्माण होता है, जबकि फेनोगेमस में आपको पुष्प का निर्माण होता है। अगर पूछ दे पुष्प वाला पौधा कौन है तो फेनोगेमस, कह दे कि पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत आपको 3 प्रकार के आपको पौधे आते हैं, जैसे वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बी सी डी आप देख सकते हैं, इसमें आपको बाली तृतीय यानी ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, बाली तृतीय, ये आपको उड़ीसा में बनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में बनाए जाने वाला त्यौहार कौन है? बाली तृतीय। बात करते हैं बोनाली त्यौहार, तो बथुकम्मा या बोनालू कहिए तो आप तेलंगाना याद रखिएगा। क्या चीज़ याद रखिएगा? बथुकम्मा या बोनालू क्या रहेगा? तेलंगाना का आपको त्यौहार है। बात करते हैं हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ रहता है? तो हॉर्नबिल जो आपको नागालैंड में बनाया जाता है, याद रखिएगा। नागालैंड में बनाया जाने वाला त्यौहार कौन है? हॉर्नबिल। नेक्स्ट है हेमिस त्यौहार कहाँ रहता है? ये आपको लद्दाख में बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में। नेक्स्ट है ऑप्सोर किस तारीख को होती है? दोस्तों आपको बता दें, ऑप्सोर एक उपसौर होता है। ऑप्सोर उपसौर क्या होता है ये आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑप्सोर उसको कहते हैं जब किसी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी अगर आपको ज़्यादा है, यानी 15.37 करोड़ किलोमीटर, 15.37 करोड़
किलोमीटर है, ये ज़्यादा दूरी है। दूसरा दूरी होता है 13.5 करोड़ किलोमीटर, तो इसको कहते हैं अपसौर। इसको क्या कहते हैं? अपसौर। यानी कि जो ज़्यादा दूरी होता है वो उसको अपसौर कहते हैं, जो कम दूरी होता है उसको उपसौर कहते हैं। ये अपसौर जो होता है दोस्तों आपको कब होता है? तो याद रखें, इसको 4 जुलाई को होता है। ये कब होता है आपको? 4 जुलाई को अपसौर होता है। जबकि उपसौर की बात करें तो ये आपको 3 तारीख को होता है, 3 जनवरी को। इसमें आपको ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को होता है क्या? अपसौर, UPSOR अपसौर होता है, ये देख सकते हैं। और 3 जनवरी को क्या होता है? उपसौर होता है। दोस्तों एक और चीज़ बता दें आपको कि अपसौर और उपसौर, क्या क्या? अपसौर और उपसौर दोनों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको एपिसाइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एपिसाइड रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किसने किया था? दोस्तों आपको बता दें, इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था, और मोरक्को से आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने ही आपको दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत जो है इब्न बतूता को घोषित किया था, नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कृषि उपजों के लिए MSP की घोषणा की जाती है? दोस्तों MSP जो होता है वो टोटल आपको कृषि की संख्या जो होती है आपको 23 होती है, यानी 23 प्रकार के उपजों के लिए MSP की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, आपको 23 कृषि उपजों के लिए दिया जाता है MSP की घोषणा। नेक्स्ट है, कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो इसमें आपको देख सकते हैं इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे आपको इजराइल जो देश है ये आपको अरब देश नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें अरबी भाषा नहीं बोली जाती है। अरबी भाषा जिस देश में बोली जाती है उसी को ये अरब देश माना जाता है। तो बात करते हैं, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। आपको याद रखें, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, सीरिया की राजधानी क्या है? तो दमश्क है। जॉर्डन की क्या है? अम्मान, ये भी याद रखिएगा, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। क्योंकि आपको राजधानी भी याद करना है दोस्तों, बिहार दरोगा में जो है, बिहार SI में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों रोवा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ है? आपको बता दें तो ये आपको असम में पड़ता है, रोवा वन्यजीव अभयारण्य। पंजाब में क्या है? तो पंजाब में आपको याद रखेगा, पंजाब में कुछ है, पंजाब में याद नहीं आ रहा है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ये जो रिलीजन है, एथिकल रिलीजन, इस पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है आखिरी दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद करना है, 51वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन क्या है? 91वां। तो इसी के द्वारा जो है ना, टोटल जो आपको लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें आपको मंत्रिपरिषद जो होगी वो 15% से अधिक नहीं रहेगी। दोस्तों क्या बोले हैं? लोकसभा हो या विधानसभा, उसमें जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो 15% से अधिक नहीं होगी। वो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया था। नेक्स्ट है 101वां, याद रखिएगा, 101वां जो होता है GST होता है। 102वां क्या होता है? आपको OBC में आपको OBC को क्या है? आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां क्या है? EWS से संबंधित है। इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।